अस्सलाम वालेकुम प्यारे क़ारीन। आज हम अपनी किताब मोहम्मद बिन कासिम के 8वें बाब बहन और भाई को ही आगे शुरू करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गंगू अपनी जिंदगी में कभी इस कदर परेशान नहीं हुआ था। वो सर झुकाए खड़ा था। जयराम ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गंगू, अगर तुम खलूसे दिल से जुबैर और उसके साथियों को छुड़ाना चाहते हो तो ये मामला चंद दिन के लिए मुझ पर छोड़ दो। मुझे उम्मीद है कि राजा सही खतरात से बाखबर होकर इन्हें कैद में रखने की जरूरत नहीं करेगा, और अगर इसने मेरी बात न सुनी तो मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा और फिर हम कोई और तदबीर सोचेंगे। लेकिन खालिद की बहन कहाँ है? गंगू ने जवाब दिया, वो भी हमारे साथ है। वो जहाज पर जख्मी हो गई थी। अब वो कैसी है? इस सवाल के जवाब में खालिद बोला, वो पहले से अच्छी है, लेकिन जख्म अभी तक मुंदमिल नहीं हुआ। मैं माया देवी का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इसकी तीमारदारी में बहुत तकलीफ उठाई। गंगू ने कहा, जयराम, अगर प्रताप राय ने राजा के हुक्म से जहाज लूटे हैं तो मुझे यकीन नहीं कि वो कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार होगा। मेरे ख्याल में वो इस बात की कोशिश करेगा कि ये खबर सिंध से बाहर न निकले। बरहमनाबाद में ऐसे कैद खाने हैं जहां से सिर्फ मौत की सूरत में इंसान बाहर निकलते हैं। इस खबर को मकरान या बसरा तक पहुंचाना जरूरी है। अगर इनकी हुकूमत ने मुदाखलत की तो राजा यकीनन कैदियों को छोड़ देगा। जयराम ने कहा, अगर खालिद जाना चाहे तो मैं इसे सरहद के पार पहुंचा देने के लिए तैयार हूँ। गंगू ने जवाब दिया, खालिद को मैं भी सरहद के पार पहुंचा सकता हूँ, लेकिन जब तक इसकी बहन तंदुरुस्त नहीं होती इसके लिए जाना मुमकिन नहीं। इसके अलावा अरबों की फौजें इस वक्त तुर्किस्तान और अफ्रीका में लड़ रही हैं। मुमकिन है वो सिपाहियों की किल्लत के पेश नजर सिंध के साथ बिगाड़ पसंद न करें। खालिद का ख्याल है, अगर जुबैर किसी तरह रिहा हो जाए तो ये मुहिम इसके लिए बहुत आसान हो जाएगी। वो बसरा और दिमिश्क में बाअसर आदमी को जानता है। जयराम ने कहा, अगर आपके चाहते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी जान पर खेल कर भी जुबैर को कैद खाने से निकालने के लिए कोशिश करूंगा। माया ने कहा, भैया, तुम सब कुछ कर सकते हो, जुबैर की रिहाई की कोशिश जरूर करो। माया, तुम्हारी सिफारिश के बगैर भी ये मेरा फर्ज है। ये कहकर जयराम गंगू से मुखातिब हुआ। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं माया से चंद बातें पूछना चाहता हूँ। गंगू ने इशारा पाकर इसके साथी वहां से खिसक गए। गंगू ने एक तरफ होकर खालिद से कहा, तुम नाहिद के पास जाओ और अगर वो कैदियों को कोई पैगाम भेजना चाहती हो तो पूछ कर आओ। खालिद अंदर दाखिल हुआ तो नाहिद दरवाजे की आड़ में खड़ी थी। इसने नाहिद से कहा, नाहिद, तुम्हें जरा फाका होता है तो तुम चलने फिरने लगती हो, तुम्हें बिस्तर पर लेटना चाहिए। नाहिद ने इसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर कहा, तुमने बेचारे जयराम पर बहुत सख्ती की, अब माया के मुतालिक तुमने क्या फैसला किया? खालिद ने जवाब दिया, माया के मुतालिक अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। वो बहन भाई आपस में बातें कर रहे हैं, गालबन वो उसके साथ चली जाएगी। जयराम ने जुबैर को कैद से छुड़ाने का वादा किया है। वो रिहा होते ही मकरान के रास्ते बसरा पहुंचकर हमारी सरगुज़श्त सुनाएगा। औरतों और बच्चों के रिहा होने की इसके सिवा और कोई सूरत नहीं कि हमारी हुकूमत इस मामले में मुदाखलत करे। नाहिद ने कहा, मैं ये बातें सुन चुकी हूँ, लेकिन मुझे डर है कि जिस तरह अब्बा जान के मामले में हुकूमत सिंध ने मकरान के गवर्नर को टाल दिया था, इसी तरह ये मामला भी रफा दफा हो जाएगा। मैंने सुना है कि बसरा का हाकिम बहुत जाबिर है, लेकिन सिंध की तरफ मुतवज्जा ना होने के लिए इसके पास माकूल बहाना है कि अरब की तमाम अफवाज एशिया और अफ्रीका में बरसरे पैकार हैं। खालिद ने परेशान होकर कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन मैं खुदा की रहमत से मायूस नहीं हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेगा। नाहिद ने कहा, मैंने एक तजवीज सोची है, मैं बसरा के हाकिम को खत लिखती हूँ, अगर जयराम जुबैर को रिहा करवा सके तो उसे कहूँ ये खत इसके हवाले कर दे। अगर बिलफर्ज मेरा खत हाकिम बसरा को मुतासिर न कर सका तो बसरा के अवाम इससे जरूर मुतासिर होंगे। मैं ख्वाब में मुसलमानों को कैद खाने के दरवाजे तोड़े हुए देख चुकी हूँ, मुझे अपने ख्वाब के सही होने का यकीन है। तो तुम अंदर जाकर खत लिखो, लेकिन किस चीज पर लिखोगी? हाँ, ये लो मेरा रुमाल। खालिद ने अपनी जेब में हाथ डालकर नाहिद को रुमाल दिया और वापस मुड़ते हुए कहा, तुम खत लिखो, मैं इतनी देर जयराम को रोकता हूँ। बाहर माया अपने भाई को आप बीती सुना रही थी। इख्तिताम पर जयराम ने पूछा, माया, तुम्हें यहाँ किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं? नहीं, गंगू मुझे अपनी बेटी समझता है, नाहिद मुझे अपनी छोटी बहन ख्याल करती है। जयराम ने कहा, माया, मैं तुम्हें एक बहुत बुरी खबर सुनाना चाहता हूँ। माया घबरा कर पूछी, वो क्या? बात यह है कि मैं तुम्हें इस वक्त अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैंने तुम्हारे गायब होने की जिम्मेदारी प्रताप राय पर थोपी थी, लेकिन जब इसने जुबैर और अली को अजियत देना शुरू की, मुझे इनकी जानें बचाने के लिए यह तस्लीम करना पड़ा कि तुम मेरे साथ न
تھیں۔ اب اگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں تو مجھے ناہید اور خالد کا پتہ بتانے پر مجبور کیا جائے گا۔ میں بذات خود راجا کی سختی سے نہیں ڈرتا، لیکن پرتاپ رائے کو شک ہو جائے گا اور وہ ناہید اور خالد کی تلاش شروع کر دے گا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں دیکھ کر انہیں خالد اور ناہید کے روپوش ہونے کا شک ہو۔ اگر تم چند دن اور یہاں رہنا گوارا کرو تو پرتاپ رائے غالباً 3-4 روز تک واپس دیبل چلا جائے گا۔ اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ مایا نے اطمینان سے کہا، بھیا آپ میری فکر نہ کریں، میں یہاں ہر طرح خوش ہوں اور جب تک ناہید درست نہیں ہوتی میں اسے چھوڑ کر جانا پسند بھی نہیں کروں گی۔ گنگو اور خالد کچھ فاصلے پر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جے رام نے انہیں آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا اور پھر اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ جب قریب پہنچے تو اس نے کہا، آپ کو کہیں پر شک نہ ہو جائے کہ میں کوئی سازش کر رہا ہوں۔ مایا کہتی ہے کہ وہ ناہید کے تندرست ہونے تک یہیں رہنا چاہتی ہے اور میں بھی بعض مصلحتوں کی بنا پر اسے جہاں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں چند دنوں تک اسے لے جاؤں گا۔ ممکن ہے مجھے بھی زبیر کے ساتھ فرار ہونا پڑے اور میں ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ آ ملوں۔ اب مجھے دیر ہو رہی ہے، ممکن ہے کہ راجا پرتاپ رائے کے شہر میں پہنچتے ہی ہمیں ملاقات کے لیے بلا لے۔ میرا غیر حاضر ہونا ٹھیک نہیں۔ خالد نے کہا، آپ ذرا ٹھہریے، ناہید ایک خط لکھ رہی ہے، آپ یہ خط زبیر کو آزاد کروانے کے بعد اس کو حوالے کر دیجیے گا۔ تو جلدی سے وہ خط لے آؤ، مجھے بہت دیر ہو گئی، وہ برہمن آباد کے قریب پہنچ چکے ہوں گے۔ گنگو نے کہا، تم فکر نہ کرو، ہم ان سے پہلے تمہیں ایک آسان راستے سے برہمن آباد پہنچا دیں گے۔ جے رام نے کہا، میں فقط آپ کا ایک ساتھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے کہ برہمن آباد میں اسے کوئی نہ پہچانتا ہو۔ اگر کوئی نازک وقت آئے تو میں اسے آپ کے پاس اطلاع دینے کے لیے روانہ کر دوں گا۔ گنگو نے کہا، آپ واسو کو لے جائیں۔ دوپہر کے وقت جے رام واسو کی رہنمائی میں جنگل عبور کر رہا تھا۔ تو لیجیے قارئین، آپ کا اور ہمارا 8واں باب یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم اپنا نیا باب جو کہ 9واں باب ہے، دوست اور دشمن شروع کریں گے۔ تو کہانی کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔